बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करे होंगे। तो बच्चों, हमारे बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 विच इज़ बायोमोलिक्यूल्स। यानी हम इसमें बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है? बायो का वर्ड जो है ना वो लाइफ से यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है ना वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जैसे कि वाटर है ना, वाटर के अंदर काफी सारे H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। यानी कि वाटर के अंदर जो है वाटर एक सब्सटेंस है, उसका सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या है? H2O। और एक वाटर के अंदर काफी सारे H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब देखें, H2O जो है वो दो तरह के एटम से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूल एक ऐसा ही सब्सटेंस होता है जिसमें जो है वो डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसे है और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे चैप्टर का थोड़ा सा जो है वो लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आगे बताया हुआ है आपको कि बायोकेमिस्ट्री की और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन दोनों की ना डेफिनेशंस दी हुई हैं। क्यों दी हुई हैं? क्योंकि जो हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो हमारी बायोलॉजी की फील्ड्स है ना, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये दोनों इन्वॉल्व होंगी। क्यों दोनों इन्वॉल्व होंगी? क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री है ना वो क्या होती है कि इसमें हम देखते हैं केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे होते हैं। ऐसे केमिकल प्रोसेसेस या केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। तो हम अभी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जो मॉलिक्यूल्स है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, वो किस तरह से केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और किस तरह से उनके दरमियान में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सब कुछ हम इसमें स्टडी करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री भी इस जो है वो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी में इन्वॉल्व होगी। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होती है, ये एक बायोकेमिस्ट्री का की एग्जांपल है ना, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? 6CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उसके बाद वाटर के जो है वो 6 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और फिर सनलाइट की प्रेजेंस में जो है वो क्लोरोफिल के अंदर, जो क्लोरोफिल हमारा एक हमने पढ़े है ना, ऑर्गेनेलिस क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। अच्छा, अब जब ये हो जाएगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा ना, फूड प्रोड्यूस होगा जिसको एनर्जी के लिए हम लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होंगे जिसको हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। अब देखें, ये पूरा प्रोसेस हो किसके अंदर है? प्लांट के अंदर, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये है क्या? पूरा एक केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री के। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है इसलिए बायो, और केमिकल रिएक्शन है इसलिए केमिस्ट्री। इस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन भी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की ही एक एग्जाम्पल है। आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या देखते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, यानी जो भी बायोमोलिक्यूल्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को स्टडी करेंगे। तो उनके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, उनके हम फंक्शन को देखेंगे। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम ऐसे बायोमोलिक्यूल्स को देखेंगे, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को देखेंगे आगे। अब यहाँ पे ना बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन बताई हुई है कि मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं। तो आपने डेफिनेशन यहाँ से एज इट इज याद करनी है। उसके बाद इनके एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाते हैं हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये बायोमोलिक्यूल्स की क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। और इन सब को भी अब हम बारी-बारी जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। और न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास जो है ना वो डीएनए और आरएनए आ जाते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इन सब को पढ़ेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, ये मोस्टली इनका साइज जो है वो बड़ा होता है, सही है, लार्जर साइज में होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन्स है ना, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, छोटे-छोटे काफी सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और प्रोटीन बना देते हैं। तो जो भी बायोमोलिक्यूल है ना, वो किसी ना किसी मोनोमर से यानी छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बना होता है। तो जब भी कोई चीज छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है तो वो एक बड़ा पार्टिकल बन जाती है ना, इसलिए हम इनको मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये लार्ज साइज मोलिक्यूल्स होते हैं और जिन पार्टिकल्स से ये मिलकर बने होते हैं ना, वो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं या इनके क्या होते हैं? मोनोमर्स होते हैं।
तो जो भी हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स है ना, उनको क्या कहा जाता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी ये लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो है वो बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज में, ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर बनाने में, यानी किसी भी जानदार की जिस तरह का उनका स्ट्रक्चर है ना, जो जिस तरह वो दिखाई दे रहे होते हैं, जो उनकी साख्त होती है, बनावट होती है उसमें, और उनके अंदर जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं उसमें, इन दोनों चीजों में बायोमोलिक्यूल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे हमें जो है वो एक टेबल दिखाया हुआ है, और उस टेबल में इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स के बारे में भी बताया हुआ है और उनके फंक्शंस के बारे में भी बताया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपके ना मेजर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। अब एक दफा तो आप लोगों को ये टेबल देख के बड़ा मुश्किल लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा टेबल है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन ये टेबल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये टेबल बहुत ज्यादा इजी है। इसमें आपको ना सारे जो बायोमोलिक्यूल्स है उनके बारे में बताया हुआ है, उसके अलावा उनकी ना सेल में वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है और उनके फंक्शंस क्या है ये बताया हुआ है। और आगे आपके चैप्टर में ना इन सब के सब बायोमोलिक्यूल्स को एक एक करके डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, एक एक करके इन सब की फर्दर जो है वो डिटेल डिस्कशन है। लेकिन उस डिस्कशन में ना लोकेशन नहीं बताई हुई कि सेल में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, वो आपने यहीं से याद रखना है। उनके सिर्फ स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया हुआ है, उनके क्लासेस को, उनकी टाइप्स को, और वो सब डिस्कस किया हुआ है, और सोर्सेज हमें मिलते हैं कहाँ से, ये वाले बायोमोलिक्यूल्स यानी हमारे फूड में ये कहाँ से आते हैं, और फंक्शंस को डिस्कस किया हुआ है। तो फंक्शंस जो है ना वो सबके अंदर डिटेल से भी लिखे हुए हैं, और अगर आप वो वाले फंक्शंस डिफिकल्ट लगते हैं और वो नहीं कर सकते तो आप फंक्शंस यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो इस टेबल को आपने इस तरह से ही करना है कि आप एक दफा इसकी लोकेशन देखें कि इस सेल में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी भी पेपर में ये टेबल ड्रॉ करने के लिए नहीं देखा कि ये आया हो, लेकिन अगर ये आ जाए तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के आप इस चैप्टर में ये सब कुछ पढ़ लेंगे। तो बायोमोलिक्यूल जो है ना वो हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, वो वैसे मेन जो है वो 4 टाइप्स के हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दूसरे जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, तीसरे लिपिड्स होते हैं, और चौथे जो है ना वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स की 2 टाइप्स हैं, एक है डीएनए और एक है आरएनए। तो उन दोनों टाइप्स को डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब कार्बोहाइड्रेट सेल में हमारे कहाँ कहाँ लोकेटेड है, सेल को हमने चैप्टर नंबर 3 में बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ लिया हुआ है, हमें पता है कि ये कौन कौन सी सेल की ऑर्गेनेलिज है और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो सेल के साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जो सेल है ना, सेल के अंदर वो जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं ना, तो उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और ये जो सेल की वॉल है, जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये भी कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। जब हमने इसको पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन को, तो मैंने आपको बताया था कि मेन जो है वो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं, और थोड़ी बहुत अमाउंट में जो है वो इसके अंदर लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये इन 2 जगह पे प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है कि ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, और दूसरी बात ये है कि ये एनर्जी एक तो बॉडी को देती भी है, और दूसरा जो है वो एनर्जी को स्टोर भी करके रखती है अपने अंदर, कि फर्दर जो है अगर आगे चल के एनर्जी चाहिए हो तो ये देती है। मेन इसका काम ये है कि ये एक एनर्जी सोर्स है, बॉडी को क्या देती है, एनर्जी देती है। जो भी हम खाना वगैरह, रोटी वगैरह खाते हैं ना, गंदम खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, तो वो हमें जो है वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स अब सेल के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक तो सेल मेम्ब्रेन में हो गए, दूसरा साइटोप्लाज्म में हो गए, इन 2 जगहों पे तो है ही है। तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होते हैं। कैसे, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स तो प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है ना, प्रोटीन बनाने की। सेल वाले चैप्टर में हमने देखा है कि राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रोटीन्स होते हैं, गोल्जी ऑपरेटस में भी होते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन्स है ना वो इसी की तरफ ट्रांसफर होते हैं, जाते हैं वेसिकल्स की फॉर्म में, और ये जो है वो उसको मॉडिफाई करता है और ये उनकी पैकेजिंग वगैरह करता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तो खुद अपने प्रोटीन्स बना सकता है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं, और लाइसोसोम्स में भी होते हैं। तो इन सब ऑर्गेनेलिज के अंदर जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल में। अब प्रोटीन्स का काम क्या होता है कि प्रोटीन्स जो है ना वो ज्यादातर इंजाइम्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इंजाइम्स भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इंजाइम्स क्या होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को ना ये स्पीड अप कर देते हैं, यानी ये उसको स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी रिएक्शन को, या ये रिएक्शन करवाते नहीं है, बल्कि जो रिएक्शन चल रहा होता है ना उसको स्पीड अप करवाने का काम करते हैं। कुछ प्रोटीन जो वो हार्मोन्स होते हैं, सही है, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके डिफरेंट तरह के फंक्शन है, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागोन है। इंसुलिन और ग्लूकागोन का फंक्शन हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया ना, कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज जब ज्यादा होती है तो उसको कम करता है, तभी तो डायबिटीज के पेशेंट को भी इंसुलिन लगाया जाता है। और जो ग्लूकागोन है वो जो है वो एक्स्ट्रा, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम होती है तो ग्लूकोज को रिलीज करवाता है लिवर से। इस तरह और भी काफी सारे हार्मोन्स हैं, एड्रीनलिन हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो वो जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी में वो क्या है, वो भी प्रोटीन्स होते हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं,
और सेल के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी बनाते हैं। मेम्ब्रेन्स कैसे बनाते हैं? एक तो सेल के इर्द-गिर्द भी मेम्ब्रेन है, दूसरी बात सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज़ है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द-गिर्द भी मेम्ब्रेन होती है, उसके अलावा न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द मेम्ब्रेन्स है, सेल के अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज़ हैं जिनके इर्द-गिर्द मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। तो वो मेम्ब्रेन्स भी कौन बना रहे होते हैं? प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। उसके बाद सेल के अंदर जो ट्रैफिक है यानी सेल के अंदर सब्सटेंसेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस बन रहे हैं, रिलीज़ हो रहे हैं, पूरी एक एक्टिविटी चल रही है ना, सेल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो एक ट्रैफिक का माहौल बन जाता है, तो सेल के अंदर जो है वो क्या करते हैं कि उस ट्रैफिक को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? लिपिड्स हैं। लिपिड्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट है? सेल मेम्ब्रेन में, ये तो ऊपर ही डिस्कस हो गया, और साइटोप्लाज़्म में। अच्छा, अब यहाँ पे तो आपको ना कुछ भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए कि देखिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स तीनों के तीनों सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म में तो हैं ही हैं, और उसके अलावा प्रोटीन्स जो है वो फर्दर इन ऑर्गेनेलिज में भी प्रेजेंट है, और कैसे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया ना कि किस तरह से इन ऑर्गेनेलिज में भी प्रेजेंट है। और मेजरली जो है वो ये जो तीनों है ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, एक तो ये सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, और दूसरा जो है जो सेल की ये वॉल होती है जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है अंदर से, उसके उसकी जो कंपोजिशन होती है ना सेल मेम्ब्रेन को बनाने की, वो जो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा था, तो उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को बनाते हैं ये, और उसके बाद सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है, उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो मेन फंक्शन हमारे पास लिपिड्स का है ना, कि एक तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी को स्टोर करते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं ना। अच्छा, उसके अलावा ये हीट इंसुलेटर के तौर पे भी काम करता है। हीट को क्या करता है, मतलब बॉडी के अंदर से हीट इंसुलेटर्स क्या होते हैं कि जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको जिस तरह बाहर नहीं जाने देते, या फिर सर्दी गर्मी उसमें जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो हीट के इंसुलेटर्स के तौर पे भी काम करता है। इंसुलेटर्स हमने जो वो फिजिक्स में पढ़े होते हैं ना, जिनसे कोई चीज पास नहीं कर सकती होती, मतलब हीट जो है वो उनसे रिलीज नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं, प्रोटेक्ट करता है हीट से। उसके अलावा ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी बनाता है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। आगे जो हमारे पास बायोमोलिकुलर है वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, लेकिन न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो दो टाइप्स हैं, एक डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर ना एक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। डी का मतलब है डेफिशिएंसी यानी कमी होना, और ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। जब हम आगे चल के इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इनका। अच्छा, और आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए ना इस तरह जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है ना, वो डीएनए होता है, और आरएनए जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंड होती है। डीएनए की ये सिंगल स्ट्रैंड होती है आरएनए। अच्छा, अब डीएनए कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए जो है वो एक तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ना, और न्यूक्लियस भी यूकैरियोट्स का, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में तो होता नहीं है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? पुराने, और कैरियोन मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस को कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर डिफरेंस ये था कि प्रोकैरियोट्स में जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो डीएनए भी जो है वो कहाँ होगा? यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में होगा, लेकिन प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड रीजन में होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही हमने देखा था ना, एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स है ना उनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इस तरह से यूं स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अब न्यूक्लियोइड रीजन उनके अंदर होता है, और उसके अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास, तो हमने जब ये ऑर्गेनेलिज पढ़ी तो मैंने आपको बताया था इनके अंदर अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट है। ये खुद से प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, खुद का राइबोसोम भी इनके पास। अच्छा, और आरएनए जो है वो कहाँ-कहाँ प्रेजेंट है? एक तो वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, जिस तरह से इनका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, लेकिन आरएनए जो है वो राइबोसोम्स में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं ना, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम किससे मिलकर बने हैं, राइबोसोम का स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना है? राइबोसोमल आरएनए यानी राइबोसोम्स का जो आरएनए होता है और प्रोटीन्स, इनसे मिलकर बनता है। और फिर साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं ना आरएनए के, जो सेल का ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है ना, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, तो इसके अंदर भी ये प्रेजेंट होते ही हैं। अब डीएनए का क्या काम होता है कि डीएनए के अंदर जो है ना वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कहाँ से आती है? जो पेरेंट्स से आती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, यानी जो इनके अंदर ना जीन्स होते हैं जो ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पेरेंट्स से जो बच्चों में ट्रांसफर होती है इंस्ट्रक्शंस, वो इसी के थ्रू ट्रांसफर होती हैं। डेवलपमेंट के लिए, फंक्शन के लिए, ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हेयर कलर, स्किन कलर, हाइट, ब्लड ग्रुप वगैरह, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं, वो किसके थ्रू होती है? डीएनए। और डीएनए में कौन होते हैं? जीन्स, जो ये इन्फॉर्मेशन जो है
वो लेकर आते हैं, तभी तो जो है बच्चों की कैरेक्टरिस्टिक्स वो उनके पेरेंट्स से मिलती होती है ना। ये जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स वगैरह के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होती हैं। जो हमने अपना सेल डिवीजन का चैप्टर डिस्कस किया है, उसके अंदर हमने डिस्कस किया ना कि किस तरह से ये ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से जो है वो क्रोमोसोम्स के दरमियान में क्रॉसिंग ओवर होती थी, जिससे पेरेंट्स के जो है वो मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बच्चों में ट्रांसफर होते थे। ये सब कुछ कौन लेकर आता है, डीएनए लेकर आता है, और डीएनए उस इन्फॉर्मेशन को जो है वो स्टोर करके रखता है। अब आरएनए का क्या काम है, आरएनए का काम ये है कि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से लेता है। डीएनए के पास तो वो इन्फॉर्मेशन है ना, लेकिन अब वो जो पेरेंट्स से आई ऑफस्प्रिंग्स में जो जीन्स वगैरह हैं वो सब डीएनए के पास है। आरएनए क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको डीएनए से लेता है और कहाँ लेकर आ जाता है, राइबोसोम्स के पास। क्यों लेकर आता है, क्योंकि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली जिसने प्रोटीन्स बनाने हैं वो ऑर्गेनेली तो राइबोसोम ही है ना, प्रोटीन्स तो राइबोसोम ने ही बनाने हैं। तो डीएनए से इन्फॉर्मेशन को लेके राइबोसोम्स के पास कौन लेकर आता है, आरएनए। तभी तो ये देखिए ना, राइबोसोम्स में आरएनए प्रेजेंट है लेकिन राइबोसोम्स में डीएनए तो नहीं ना प्रेजेंट। डीएनए तो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियोइड रीजन में है। तो न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस ही तो कंट्रोल सेंटर है ना, जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन है। तो न्यूक्लियस के पास डीएनए है, डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए लेंगे। आरएनए जो है वो न्यूक्लियस में भी है और राइबोसोम्स में भी है। जो न्यूक्लियस में आरएनए है ना, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेंगे डीएनए से। जैसे कि ये हमारे पास सेल है ना, सेल के अंदर ये हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है ना, उसमें आरएनए की असेंबलिंग भी हो रही होती है, राइबोसोम्स की भी असेंबलिंग हो रही होती है, राइबोसोम्स को बना भी रहे होते हैं। अब ये राइबोसोम्स इस तरह से डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब जो आरएनए है ना, वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि आरएनए न्यूक्लियस में भी है ना, यहाँ से इनको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जो मैसेज लेकर आते हैं। राइबोसोम्स के पास मैसेज लाएंगे, बीच में एक ट्रांसफर आरएनए भी होते हैं। ये सब अभी हम आरएनए को पढ़ेंगे ना तो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और राइबोसोम्स के अंदर जो आरएनए है वो कौन से हैं, राइबोसोमल आरएनए। इनके पास इन्फॉर्मेशन लाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो राइबोसोम्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। राइबोसोम्स जो वो उस तरह की क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे। और ये प्रोटीन्स ही तो होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हेयर है, स्किन है, मसल्स हैं, और बॉडी के अंदर जो है वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जो है वो इसी चीज के अकॉर्डिंग बनते हैं कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से आती है, और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आरएनए वो इन्फॉर्मेशन लेके राइबोसोम्स के पास आ जाएंगे। राइबोसोम्स क्या है, वर्कर हैं, और वो वर्कर्स क्या बना देंगे, प्रोटीन्स बना देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बायोमोलिक्यूल्स है ना, यानी ये जो हमने अभी बायोमोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये 93% ड्राई मैस बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म का। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहले तो हम देखते हैं ना कि ड्राई मैस होता क्या है। ड्राई मैस जो है ना, वो किसी भी चीज का जो खुश्क हिस्सा रह जाता है, यानी उसके अंदर से कोई भी चीज है, उसके अंदर से आपने सारा लिक्विड जो है वो सुखा दिया है, सिर्फ ड्राई पार्ट रह गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई मैस कहते हैं। किसी भी चीज का जब बिल्कुल लिक्विड सुखा देते, जैसे अब सेल है ना, हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, सेल जो भी है, तो हमने देखा कि उसके अंदर जो है वो 70% क्या होता है, वाटर होता है ना। अब अगर हम वो 70% का वाटर निकाल दे, तो पीछे जो 30% ड्राई बिल्कुल चीज बच जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई मैस। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो बिल्कुल ड्राई हिस्सा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राई मैस कहते हैं। और जो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जूस है, उसका आप निकाल फ्रूट है, उसका आप जूस निकाल लें मशीन के अंदर। तो अब जब आप उसको जूस निकाल लेंगे, तो पीछे जो खुश्क पोर्शन बच जाता है ना, उसका गूदा सा बच जाता है, जो बिल्कुल ड्राई होता है, उसके अंदर कोई लिक्विड नहीं बचा होता। वो सारा लिक्विड तो पहले तो वो इकट्ठा था ना सब कुछ, अब लिक्विड निचोड़ के उसमें से निकाल लिया गया और ड्राई पार्ट जो वो बच गया, तो उसे हम कहते हैं ड्राई मैस। तो सेल का जो ड्राई मैस है, अच्छा अब आप देखो, वैसे तो सेल के अंदर 30% हो गया ना ड्राई मैस, और 70% वाटर है। अब वो जो 30% है वो ड्राई मैस का तो चलो, प्रोटोप्लाज्म का तो चलो 30% है कि उसके अंदर 70% वाटर है और 30% ड्राई मैस है। लेकिन अब वो ड्राई मैस जितना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये एक प्रोटोप्लाज्म है, उसके अंदर जो है वो 70% वाटर है और 30% ड्राई मैस है। अब जब मैं सिर्फ और सिर्फ इस ड्राई मैस को देखूंगी ना, इस पूरे को नहीं देख रही, मैं सिर्फ ड्राई मैस को देख रही हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है, तब मैं बोलूंगी कि ये 100% ड्राई मैस है। समझ आ रही है आपको बात की। तो अब उस 100% ड्राई मैस में से जो 93% है ना, वो बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि ये जो सेल है ना, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस होता है। हम कहते हैं कि सेल के अंदर ये जो फ्लूइड है ना सारा, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो न्यूक्लियस से बाहर बाहर फ्लूइड होता है ये सारा, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है ना, जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है। अच्छा, ये न्यूक्लियस से बाहर बाहर ये सारा सेल के अंदर फ्लूइड होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनेलिस पड़ी है। ये क्या है,
ये साइटोप्लाज्म है। लेकिन जब हम साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को भी ऐड करके साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस भी बीच में ही काउंट हो जाए, तो ये सेल के अंदर का ये जो सारा स्ट्रक्चर आ जाता है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों चीजें इसके अंदर आ जाएंगे, इसको हम लिविंग मैटर भी कहते हैं सेल का। तो ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो अब प्रोटोप्लाज्म के ड्राई मैस का 93% किससे बना हुआ है? बायोमोलिक्यूल से। और जो बाकी का बच जाता है हमारे पास 7%, उसमें वाइटामिन है, जैसे वाइटामिन ए है, डी है, ई है, इस तरह काफी सारे वाइटामिन जो हमारे पास होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं प्रेजेंट होते ना, हाइड्रोकार्बन्स नहीं प्रेजेंट होते। अच्छा, अब उसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, इस तरह के जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, बाकी 7% में वो प्रेजेंट होते हैं। आगे आपके पास एक टेबल है जिसमें क्या दी हुई है? परसेंटेजेस। ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये जो देख लिया कि ड्राई मैस में से 93% जो है वो बायोमोलिक्यूल्स हैं, तो अब हमने 4 तरह के बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया है ना, तो अब हमने देखना है कि उस 93% में भी कौन सा बायोमोलिक्यूल कितने परसेंट प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन्स होते हैं जो 50% होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स दूसरे नंबर पे हैं जो 18% प्रेजेंट होते हैं। यानी सबसे ज्यादा हमारा जो ड्राई मैस है ना वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स 15% है और लिपिड्स कितने हैं? 10% है। ये टोटल 93% ही बनता है। अच्छा, तो इस तरह से हमारे पास ड्राई मैस के अंदर इन सब बायोमोलिक्यूल्स की ये परसेंटेजेस बताई हुई है जो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है पेपर में। नीचे ना एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन उसमें बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, उसके अलावा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का डिफरेंस भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, सब के सब रिएक्शंस जितने भी हो रहे हैं उन सबको कलेक्टिवली यानी इकट्ठा क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। सब के सब रिएक्शंस को क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी रिएक्शंस हैं, चाहे कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है उस रिएक्शन में, चाहे कोई चीज बन रही है, जिस भी तरह का रिएक्शन हो रहा है, उन सबको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, 2 तरह की मेटाबॉलिज्म होती है। एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है वो एक मेटाबॉलिज्म की एक ऐसी टाइप है जिसमें 2 सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ते हैं और एक बड़ा सब्सटेंस बनता है। यानी एनाबॉलिज्म में 2 जो है वो सिंपल सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा, 2 तो मैं कह रही हूँ ना, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस जुड़ते हैं और क्या बन जाता है? एक बड़ा सब्सटेंस बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। इस सब्सटेंस, इस वाले रिएक्शन में जो है ना वो एनर्जी यूज होती है, यानी कि एनर्जी लगती है इस वाले रिएक्शन में। कि जब भी 2 छोटी चीजों को हमने जोड़ना है, जाहिर है हमें इनको जोड़ने के लिए, आपस में कंबाइन करवाने के लिए एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। जब भी मैंने अगर किसी भी 2 चीजों को आपस में जोड़ना है और एक बड़ी चीज बनानी है, तो मुझे उसके ऊपर थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि ये बड़ा सब्सटेंस जो है वो बन जाए। तो एनाबॉलिज्म में हम एनर्जी को यूज करते हैं, यानी एनाबॉलिज्म वाले रिएक्शंस में एनर्जी दी जाती है, यूज होती है एनर्जी। अब कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म आपको वर्ड से पता चल रहा है, सी से क्या मतलब? काटना, कट डाउन कर देना, छोटा हो जाना, कट हो जाना। तो कैटाबॉलिज्म जो है वो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाएगा और उसके टूटने के बाद जो वो छोटे छोटे उससे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब इस वाले जो रिएक्शन है ना, इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एनर्जी, इसमें एनर्जी जो थी वो यूज हुई थी, यानी हमें एनर्जी देनी पड़ी थी इस रिएक्शन को करवाने के लिए, एनाबॉलिज्म को। लेकिन कैटाबॉलिज्म जो है, जब भी कैटाबॉलिज्म का होता है रिएक्शन, तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जैसे कि आप समझे कि जब हम लकड़ी को जलाते हैं, यानी कैटाबॉलिज्म हो रही है ना, बड़ी सी लकड़ी है वो जल जाएगी, राख में छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज से छोटी चीजें बन गई। तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है ना, हीट की फॉर्म में। जब भी हमने लकड़ी को जलाया तो हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन जब हम उस लकड़ी को मिला के, छोटी छोटी लकड़ियों को मिला के एक फर्नीचर बनाते हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है फर्नीचर बनाने के लिए। टूल्स लगाने पड़ते हैं, मजदूर लगते हैं जो कि उसको बनाते हैं, तो उनकी एनर्जी यूज होती है। तो जब भी छोटी चीजों से बड़ी चीज बनाएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब भी बड़ी चीज जो है उसके उससे छोटी चीज बनेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जब वो होती है, क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है वो फूड बनाते हैं ना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज करते हैं और साथ में उनको एनर्जी मिलती है किसकी फॉर्म में? सनलाइट की फॉर्म में, सूरज की रोशनी की फॉर्म में उनको एनर्जी दी जाती है, तब वो ग्लूकोज बनाते हैं। यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिले, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना, तो उस टाइम पे एनर्जी जो है वो देनी पड़ी, यूज हुई एनर्जी छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल बनने के लिए, ये एनाबॉलिज्म हुई। लेकिन जब हम सांस लेते हैं, हम रिस्पायरेशन करते हैं,
उस टाइम पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के ना, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं फूड के, उनकी ब्रेक डाउन होती है और हमें एनर्जी मिलती है। तो जब भी बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होगी तब एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।